क्वेश्चन नंबर पहले पे आते हैं कि बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा अलकनंदा। पॉइंट याद रखिएगा कि अलकनंदा का उद्गम स्रोत आपका बद्रीनाथ के ऊपर शत्रुपथ हिमानी से है, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा सागरीय। क्वेश्चन नंबर 3, द अफ्रीकी संघ का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा केप टाउन। ये याद रखिएगा कि अंध महादेश अफ्रीका महादेश को कहा जाता है, और ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा का नाम रैंड है। क्या है? रैंड। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा बेल्जियम को। देखिए, प्यासी भूमि का देश आपको ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, अग्निद्वीप आइसलैंड को कहा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा फुटबॉल से। देखिए, कोपा कप सभी को पता होगा फुटबॉल है, उसके बाद वेलिंगटन कप आपका हॉकी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6, पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा चाय। देखिए, चीन चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश है, यह सभी को पता होगा। कहवा उत्पादन में कर्नाटक का प्रथम स्थान है, जो आपका भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, काली मिट्टी डैश उगाने के लिए बहुत उपयुक्त होता है। क्या उगाने के लिए? तो याद रखिएगा आपका कपास हो जाएगा। देखिए, काली मिट्टी को ही हम काली मिट्टी को कपास मिट्टी भी कहते हैं, और इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले को सीमा गंगा को स्पर्श करती है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा इनमें से सभी, मुंगेर, भागलपुर और आपका बेगूसराय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, बहमनी साम्राज्य का स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य का स्थापना हुआ था, और ये पॉइंट याद रखिएगा कि हसन गंगू ने बहमनी राज्य का स्थापना किया था, और इसका राजधानी देखा जाए तो आपका गुलबर्गा हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, मिर्जा गालिब किसके समय में थे। तो आंसर आपका सी हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय के समय में मिर्जा गालिब थे। अब ये देखिएगा कि उन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति का आंखों देखा हाल देखा था मिर्जा गालिब, तो आप इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि सुगौली की संधि कब हुई थी। सुगौली की संधि कब हुई थी? तो आपका अप्रैल 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि हुई थी। देखिए, सुगौली की संधि अंग्रेजों और नेपाल के साथ में हुई थी। अंग्रेजों और नेपाल के बीच 1814 और 16 के बीच में ये युद्ध हुआ था, और उस समय जनरल गवर्नर देखा जाए तो आपका लॉर्ड हेस्टिंग था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि वाचस्पति पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा आपका वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान क्या है। तो आंसर आपका 13वां हो जाएगा। याद रखिएगा, बिहार का क्षेत्रफल देखा जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय गान के मूल रूप में पद हैं। तो याद रखिएगा आंसर आपका डी हो जाएगा, 5 मूल रूप से पद हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, कहता है कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा पालघाट। देखिए, पालघाट 530 मीटर ऊंचाई कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग है। थालघाट दर्रा नासिक एवं मुंबई के बीच का संपर्क है। और भोरघाट भी देखिएगा, भोरघाट के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो भोरघाट आपका मुंबई एवं पुणे के बीच में है। और सीनीकोटा दर्रा, इसको भी याद रखिएगा, ये आपका त्रिवेंद्रम एवं मदुरई के बीच में है। अब आते हैं 16 पे, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के महानिदेशक युकिया अमानो, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे किस देश के हैं। तो याद रखिएगा वो आपके जापान के थे। क्वेश्चन नंबर 17, तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो तमिलनाडु राज्य का ऊंचा पर्वत देखा जाए तो आपका दोदा बेटा हो जाएगा। अगर इसकी ऊंचाई देखा जाए मीटर में तो 2600
37 आपका मीटर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 1A का समाप्ति स्थल कौन सा है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा लेह। देखिए अब इसके बारे में देखते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1A में जवाहर सुरंग स्थित है और ये पॉइंट याद रखिएगा कि बनिहाल दर्रा से जवाहर सुरंग गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 19, तीन ओर से भारत आने यानी तीन ओर से भारत का जो राज्य बांग्लादेश से घिरा है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम देखा जाए तो आपका त्रिपुरा हो जाएगा। देखिए भारत के राज्य जो चीन सीमा से जुड़े हैं वो आपके लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, पाटजौल क्या है? पाटजौल क्या है? तो याद रखिएगा 20 का आंसर ए हो जाएगा, कोणधारी वन प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी। क्या हो जाएगा? आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए 1935 के अधिवेशन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थी? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, प्रांतों में स्वायत्ता शासन की स्थापना, यानी ए आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? तो देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा कि इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु, यानी 22 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा आंसर आपका अनुच्छेद 45 हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 21 क और अनुच्छेद 51 क में प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा से संबंध 86वें संविधान संशोधन जो आपका 2002 में जोड़ा गया था, इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। देखिए कहता है कि उत्प्लावन बल का परिणाम तरल डैश पर निर्भर करता है, यानी किस पे निर्भर करता है? तो याद रखिएगा घनत्व पे निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, पानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। तो करेक्ट आंसर 25 का सी हो जाएगा 18U, याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन MgCl2 में विलय है? चलिएगा तो आंसर करिएगा तो आपका जल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, द्विविभाजन विखंडन यानी द्विविखंडन द्वारा प्रजनन होता है। आंसर आपका बी हो जाएगा अमीबा। देखिए संघ प्रोटोजोआ के जंतुओं में प्रजनन अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों विधियों द्वारा संपन्न होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यानी अमीबा का अर्थ देखा जाए तो आपका तो बदलना होता है। अगला है कि पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला स्त्राव में प्रवेश करता है। तो याद रखिएगा आपका मूत्र मार्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, एक सोलर सेल किससे बना होता है? एक सोलर सेल किससे बना होता है? तो आपका सिलिकॉन से बना होता है। और ये पॉइंट याद रखिएगा कि सूर्य पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका सूर्य है और सूर्य अक्ष ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, इसको आप याद रखिएगा। विस्थापन की परिवर्तन दर डैश कहा जाता है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा वेग। क्वेश्चन नंबर 31, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनती है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा अधिचर्म कोशिका। देखिए त्वचा हमारी बाहरी वातावरण से रक्षा करती है, त्वचा ताप नियंत्रण में मदद करता है। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? चलिएगा आंसर करिएगा तो आंसर आपका डी हो जाएगा हाइड्रोजन। देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। अब आते हैं 33 पे। कहता है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया तो आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा। देखिए एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या याद होना चाहिए सभी को 13 है। उसके बाद एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 26.97 है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो फलीदार फसल आपका दलहन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व कौन से होते हैं? तो देखिए आपका आंसर 35 का बी हो जाएगा, 18 तत्व होते हैं।
देखिए, आवर्त सारणी में मेंडलीफ ने अक्रिय गैस को शामिल नहीं किया था क्योंकि उस समय अक्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी, याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं। तो आपका आवर्त सारणी से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, 6 आवर्त हैं, याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दूरी का। क्वेश्चन नंबर 38, हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो याद रखिएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा, पुनर्जनन, यानी पुनर्जनन आपका आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होती है। तो देखिए, उत्तर आपका 39 का बी हो जाएगा, उठाया हुआ हथौड़ा। देखिए, इसके बारे में देखते हैं कि जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और याद रखिएगा, जो तनी हुई स्प्रिंग में कौन सा ऊर्जा लगता है तो उसमें भी आपका स्थितिज ऊर्जा देखने को मिलता है। अगला है कि निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो आंसर आपका 40 का सी हो जाएगा, आडोमीटर, यानी ओडोमीटर। अगला है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, यह किससे संबंधित है। तो आंसर आपका 41 का डी हो जाएगा, समूह 16 और आवर्त 3 से आपका 41 नंबर का आंसर डी हो जाएगा। अगला है कि हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं। ये तो सभी को पता ही होगा कि आपका संयोजी ऊतक हमारे शरीर के हड्डियों में पाए जाते हैं। देखिए, संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों और ऊतकों को संबंध रखता है, उन्हें कुछ अवलंब भी देता है। क्वेश्चन नंबर 43, डैश हड्डियों को जोड़ता है, यानी हड्डियों को कौन जोड़ता है। तो देखिए, आपका स्नायु बंध जोड़ता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 44 पे, कहता है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो डैश क्या हो जाता है। तो देखिए, आंसर आपका 44 का ए हो जाएगा, इसकी गति कम हो जाती है। अब इसके बारे में देखते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के कारण आपतित विकिरण, यानी आपतित किरण अभिलंब से दूर हटती जाती है। तो आप इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, जी की एसआई त्वरण की एसआई यानी एसआई इकाई के बराबर होती है जो कि डैश है। तो जो कि देखा जाए तो आपका ms-2 हो जाएगा आपका। दांतों का टूटना तथा शुरू से दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान कितना होता है। देखिए, पीएच मान इसको आपको याद रखना पड़ेगा, तो इसको देखते हैं। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 5.5 से अगर कम है पीएच मान तो आपका जो मुंह का दांत होता है वो गिरने लगता है, इसको याद रखिएगा। अब इसके पॉइंट देखते हैं कि दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है जो हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। अगला है कि निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, कार्बन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, देखिए, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने। देखिए, यह कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था, इसको आप याद रख सकते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि देखा जाए तो आपका 5 फरवरी 1922 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 फरवरी 1922। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है। देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, आपका चित्तरंजन दास हो जाएगा। अब इसके बारे में देखते हैं कि देशबंधु का तात्पर्य क्या है। द फ्रेंड ऑफ नेशन। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, याद रखिएगा। अगला है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, सर जॉन मार्शल।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन एक जैन विद्वान था? कौन होगा, हम चले आओ। देखिए आंसर आपका बी हो जाएगा, हेमचंद्र। अब इसके बारे में देखते हैं कि ये गुजरात के चालुक्य शासकों यानी जय सिंह, सिद्धराज तथा कुमारपाल के दरबार में रहते थे। इसको याद रखिएगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था कौन से सन में? तो याद रखिएगा आपका 1775 में हुआ था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हिटलर के किस देश का आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? आंसर आपका पोलैंड हो जाएगा। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? तो याद रखिएगा आपका सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का परिणाम था। क्वेश्चन नंबर 57। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये किस वर्ष की थी? तो याद रखिएगा ये 1916 में किया गया था। देखिए साबरमती आश्रम के निर्माण में अम्बा लाल साराभाई और बेनू भाई ने आर्थिक सहयोग दिया था। गदर पार्टी का स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी का स्थापना देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा सभी लोगों का, यानी लाला हरदयाल ने किया था। अब ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि कब ये किया था? तो 1913 में किया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 59। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह सोम को समर्पित है? सोम को। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, नवम। क्या हो जाएगा? नवम। अगला है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 के आंदोलन के प्रकृति के विषय में लिखा है कि यह न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो याद रखिएगा आर.सी. मजूमदार हो जाएंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, अफ्रीका से। देखिए पृथ्वी की सतह यानी पृथ्वी के मध्य सतह से होकर गुजरने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। यह शून्य अंश की अक्षांश रेखा है। अगला है कि भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कौन सी हैं? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। अगला है कि वायुमंडल हवा में सबसे प्रचुर घटक है। चलिएगा सभी का आंसर यहाँ पे सही आ रहा है। आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? चलिएगा आंसर आपका ए हो जाएगा, भील। देखिए इसके बारे में देखते हैं। गोंड, संथाल, थारू जनजाति भी भारी संख्या में पाई जाती हैं। इसको आप याद रखिएगा। अगला है कि इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्न में से कौन सा है? तो आंसर आपका 65 का ए हो जाएगा, बड़ोदरा, यानी IOC याद रखिएगा। अगला है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल में। देखिए समताप मंडल में मौसम शांत रहता है, इसीलिए यहाँ पे आपका देखेंगे तो अब इसके बारे में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो आंसर आपका 67 का ए हो जाएगा, ओजोन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है 68। कहता है कि दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? तो आंसर आपका 68 का बी हो जाएगा, NH2। क्या हो जाएगा? NH2 हो जाएगा। चलिएगा और NH4 देखा जाए तो आपका NH4 किसको जोड़ता है? तो मुंबई और चेन्नई को जोड़ता है। और NH6 अगर देखा जाए तो आपका कोलकाता और हजीरा यानी गुजरात को जोड़ता है। फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा कब बुलंद किया गया? आपको थोड़ा बहुत आवाज़ शोर मतलब सुनाई दे रहा होगा। दरअसल बारिश स्टार्ट हो गया यहाँ पे, तो इस वजह से थोड़ा बहुत आवाज़ आ रही होगी आपको, इसको इग्नोर कीजिएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा 1789 में। ठीक है, आंसर आपका सी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो देखिए आंसर इसका ए हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अधीन संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करता है और राष्ट्रपति के आह्वान पर लोकसभा स्पीकर संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। इसको आप याद रखेंगे तो और बेहतर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर हैं?
तो देखिए आंसर आपका बी हो जाएगा 3। कितने हैं? 3 हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि भारत के संविधान 73वां संशोधन अधिनियम जो 1992 और 93 के बीच पारित किए जाने का कारण क्या था? तो देखिए आंसर आपका ए हो जाएगा कि पंचायती राज को बल प्रदान करना। देखिए 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया था, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं कि किसी विशेष दिन लोकसभा अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते थे या कितने पूछे जा सकते हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा? 15। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? चलिएगा आंसर करिएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेस और समाचार पत्र। देखिए अब इसके बारे में देखते हैं कि 74 के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 50 में सत्ता के पृथक्करण सिद्धांत की चर्चा की गई है। प्रेस और समाचार पत्र को चौथी सत्ता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें कि लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं, यानी बी आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए लोकसभा में निर्वाचन 2 प्रकार से होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ये दोनों को याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है किसके द्वारा? तो देखा जाए तो आपका आंसर बी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, यानी बी आपका उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 77, किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका क्या कहलाता है, यानी डैश कहलाता है? तो आंसर आपका 77 का ए हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अब इसके बारे में देखा जाए तो जीडीपी के अंतर्गत किसी देश के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का योग होता है, इसको आप याद रख सकते हैं। अगला है कि मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो देखिए आंसर आपका बी हो जाएगा, मुद्रा आपूर्ति में कमी। क्या हो जाएगा? मुद्रा आपूर्ति में कमी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? ये तो सभी को पता ही होगा, ये सेट में कई बार मैं करवा चुका हूँ। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन। देखिए महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में अब्दुल सेठ नामक व्यापारी के केस की पैरवीकार के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था? तो आंसर आपका 80 का ए हो जाएगा, 776 ईसा पूर्व में, यानी ए आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का 80 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग लगाना है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके पूरा डिटेल में एक एक क्वेश्चन को देखिए, फिर से रिवीजन कीजिए, फिर देखिए कि आपका कितना बेहतर तैयारी और भी बेहतर हो पाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।